नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रोशन मॉक क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको लेकर आया हूं क्लास 10th गणित का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने इतना क्वेश्चन तैयार कर लिया, अगर आपने इतना टॉपिक अगर बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया, तो यकीन मानो इन्हीं टॉपिक से आपका 90% क्वेश्चन बनने वाला है। आपको इन्हीं टॉपिक से पूरा सारा पढ़ना पड़ेगा। सारे टॉपिक आपको अच्छे से कवर अप करने पड़ेंगे। जितने भी यहाँ पर फार्मूले आज आपको हम बताएं, जितने भी फार्मूले, सूत्र, जितने भी क्वेश्चंस आपको बताएं, वो सारे आपको तैयार करने पड़ेंगे। तो जो क्वेश्चन है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाले, ठीक है। तो वीडियो करते हैं शुरू। सभी महत्वपूर्ण टॉपिक जो अध्याय 1 से 14 तक, आपकी 14 चैप्टर तक है, इसके सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हैं। 1 मार्च से पहले आपका पेपर जो है गणित का, वो 1 मार्च को है। उससे पहले देख लो ये वाला वीडियो, और 100% यही प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं अध्याय 1 मतलब वास्तविक संख्याओं से किस किस टॉपिक से हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। वास्तविक संख्याएं जो है इस टॉपिक से, इस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक बनते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा बनता है कौन सा, एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना, ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ, और ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, एलसीएम एंड एचसीएफ। इससे हर साल दो क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन हर साल इससे बनते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड नंबर, सिद्ध कीजिए कि √2, √5, √7, √3 + 2 √2, 7 √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जो क्वेश्चन एक आता है अपरिमेय संख्या का सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको जितनी भी संख्या यहाँ पर दी गई हैं, बस केवल इतना प्रैक्टिस कर लो, आपका ये वाला कवर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कम से कम 5 नंबर में या 6 नंबर में क्वेश्चन आता है। 4 नंबर से क्वेश्चन तो आता ही नहीं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना। अगर छोटा आ गया तो आपका 2 नंबर का आ जाएगा, नहीं तो 4 नंबर का दिया होता है। अब आ जाते हैं अपने दूसरे चैप्टर पे, बहुपद दिया गया है। इसमें क्या पूछा जाता है, सबसे पहले नंबर 1 पर शून्यकों का योगफल। अब देखो, द्विघात बहुपद दिया होता है, उसके शून्यक अल्फा एंड बीटा होते हैं, और उसके शून्यकों का योगफल कैसे निकालेंगे, तो उसका फार्मूला होता है -b/a। अब ये -b क्या होता है, माइनस तो फार्मूले में है, और b क्या है, b x का गुणांक होता है। x का गुणांक मतलब जैसे आपका एक बहुपद दिया है 4x² + 2x -3, अब ये दिया है। अब यहाँ x आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ये वाला। तो x का गुणांक मतलब जो x के गुणा में लिखा है वही हमारा क्या होगा, x का गुणांक होगा। तो ये x का गुणांक कितना दिया है, 2 दिया है, और बटे में दिया x² का गुणांक। अब x² आपका ये है, तो इसके गुणा में क्या लिखा है, 4 लिखा है। तो नीचे वाले में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो -2/4। तो आपका 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो माइनस का 1/2 इसका आंसर ऐसे किया जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा, इसका अचर पद अपॉन x² का गुणांक। अचर पद क्या होता है, जो ये आपका दिया गया ही अचर पद है। x² का गुणांक ये, तो c/a इसका फार्मूला होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक क्या है, तीसरा नंबर टॉपिक है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। आपको हमने बता दिया कि एक शून्यक निकल के आता है अल्फा और दूसरा शून्यक निकल के आता है बीटा। तो इससे आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना पड़ेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को तैयार कर लो। कैसे निकलेगा बहुपद, तो ये फार्मूला दिया गया है, ये आपका फार्मूला है px = x² - अल्फा + बीटा इंटू x + अल्फा इंटू बीटा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूले को बिल्कुल अच्छे से याद कर लो और तैयार कर लो। बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हमारा तीसरा चैप्टर दिया गया है। इस चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट है देखेंगे। अध्याय 3, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इससे क्या पूछा जाता है, सबसे पहले फर्स्ट नंबर लिखा है, केवल एक हल होता है यदि L और M
प्रतिच्छेदी रेखाएं हों। इस स्थिति में कंडीशन क्या बनती है? A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। अगर देखो आपको दो समीकरण इसमें दिए रहते हैं, जैसे आपका समीकरण दिया होगा 4x + 2y कितना बराबर यहाँ -3 बराबर 0, और दूसरा समीकरण आपको 3x - 4y - 2 बराबर 0। आपके दो समीकरण ऐसे दिए हैं। तो A1 क्या होता है? तो A1 ये होता है और A2 आपका ये होता है। B1 ये है, B2 ये है, C1 ये है, C2 आपका ये हो जाता है। तो A1 B1 C1, A2 B2 C2 ऐसे आप लोग निकालोगे, ठीक है। तो A1 और बटे A2 बराबर नहीं है B1/C2 के। अगर बराबर नहीं आता है तो कंडीशन क्या बनती है? केवल आपका एक हल निकल के आता है। और रेखाएं कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदी। जब आप लोग इसका ग्राफ बनाओगे, जैसे आपने इसका ग्राफ बना दिया, ये आपकी x अक्ष होती है, ये आपकी होती है y अक्ष। जब इसका ग्राफ बनेगा तो ये कैसी प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी? मान लो कि एक रेखा आपकी कहाँ से ऐसे निकाल दो और दूसरी रेखा आपकी कैसे यहाँ से निकाल दो, तब काटती हुई रेखाएं होंगी। तो एक स्थान पर काटेंगी इस जगह, तो इस जगह आपके कोई बिंदु निकल कर आएंगे, तो केवल एक ही बिंदु निकल कर आएगा, केवल एक ही पॉइंट निकल कर आएगा। तो इसका मतलब ये होता है प्रतिच्छेदी रेखाएं का, ठीक है। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। इसी प्रकार से सेकंड नंबर हमारा टॉपिक क्या दिया है? अनंत हल होंगे यदि L और M संपाती रेखाएं होंगी। अब यहाँ पर आपके सामने एक वर्ड मिला, शब्द मिला संपाती। अब सबसे पहले तो हम संपाती का मतलब जान लेते हैं क्या होता है। अच्छा, एक बात यहाँ पर देखेंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब A1 A2 इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो बराबर, अगर तीनों आपस में बराबर हों, अगर ये तीनों बराबर हों तो इस कंडीशन में क्या होता है? तो सबसे पहले इस कंडीशन में आपके अनंत हल होते हैं। कैसे? अभी आपको जब इसका ग्राफ बनाओगे तब आपको पता चलेगा कि इसके अनंत हल क्यों होते हैं। संपाती यहाँ पर दिया गया, आप देख लो संपाती का मतलब क्या होता है। जब आप ग्राफ बनाओगे, ऐसे करके आपने ग्राफ बनाया, ये आपकी x अक्ष हो गई, ये आपकी y अक्ष हो गई, ठीक है। तो संपाती का मतलब, जैसे एक रेखा आपकी यल, ये वाली, इस रेखा का नाम ने L रख दिया। अब इसी के ऊपर से दूसरी रेखा, इसी के ऊपर से दूसरी रेखा निकली, इसको हम M कह देते हैं। तो संपाती का मतलब यही होता है। तो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा निकल जाए उसको हम संपाती कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि बिंदु हर जगह पर काटेंगे, जहां तक रेखा जाएगी वहां तक बिंदु तो काटेंगे ना, जरूर काटेंगे। तो इसलिए इसके अनंत हल होते हैं। कैसे हल होते हैं? अनंत हल होते हैं और संपाती रेखाएं होती हैं, ठीक। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब थर्ड नंबर टॉपिक क्या दिया है, देखो वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई हल नहीं होता यदि L तथा M परस्पर समांतर हों। अब समांतर तो सभी को पता होगा कि समांतर क्या होता है। जैसे आपकी रेल की पटरी होती है, वो बिल्कुल समांतर होती है। दो रेल की आपकी पटरी दी गई जैसे, तो ये कभी आपस में मिलेंगी नहीं, कभी भी आपस में ये मिलेंगे नहीं, मतलब ये वाली दूरी समान रहती, बराबर रहती है। तो इसी को समांतर कहते हैं। कभी भी ये आपस में नहीं मिलेंगी। तो अगर जब मिलेंगे नहीं तो काटेंगे भी नहीं, जब काटेंगे नहीं कहीं पर तो इसका कोई हल नहीं होगा। आई बात समझ में? इसका कोई हल नहीं होगा। तो इस कंडीशन में क्या बनता है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2 के। देखो पहला तो आपका बराबर हो जाएगा, लेकिन जब दूसरे पर पहुंचोगे तो आपका ये बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो याद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लो बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। 4 नंबर चैप्टर द्विघात समीकरण। भाई सब वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारे जितने क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला टॉपिक द्विघात समीकरण। आपको पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण क्या होता है। ये आपका होता है द्विघात समीकरण। अब देखो यहाँ पर समीकरण आया, अभी हमने आपको बताया नहीं है कि समीकरण और बहुपद में आपका क्या अंतर होता है। समीकरण और आपका बहुपद में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले देख लो बहुपद, जैसे हमने लिखा 4x² + 3x + 2, ये हमने लिखा था बहुपद, ठीक है। अब जब इसके बराबर हम लोग 0 कर देंगे, जैसे 4x² + 3x + 2 बराबर 0, अगर हम बराबर 0 कर देना तो वो हो जाता है समीकरण।
अगर हम बराबर 0 कर दें तो बन जाता है समीकरण, अगर बराबर 0 नहीं है तो वो कहलाता है बहुपद। इसमें भी उच्चतम हाईएस्ट घात 2 है, इसमें भी हाईएस्ट घात 2 है। क्वेश्चन बन सकता है कि इस बहुपद की घात कितनी है, तो सबसे ज्यादा वाली घात देखेंगे x की या फिर y की, जो उसमें चर दिया गया है उसकी सबसे उच्चतम हाईएस्ट घात देखेंगे, तो इसकी हाईएस्ट घात 2 है, तो इसका करेक्ट आंसर 2 निकल के आएगा यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर सेकंड नंबर पूछा जाता है गुणनखंड विधि। अब इसी को हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे, द्विघात समीकरण को, इसी को गुणनखंड विधि से हल करेंगे। थर्ड नंबर में श्रीधराचार्य सूत्र, इसको द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है क्वेश्चन ये वाला। देख लो ये होता क्या है, x बराबर होता है आपका -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। याद कर लो बिल्कुल अच्छे तरीके से, हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है और कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अब एक फार्मूला आपका यहाँ से बन सकता है विविक्त कर। अब विविक्त कर क्या होता है, d बराबर, विविक्त कर d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे या तो फिर आपका एक बहुविकल्पी क्वेश्चन बन सकता है, नहीं फिर आपका इससे 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो याद कर लो, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब आ जाते हैं ये टॉपिक, मूलों का योगफल। अगर आपको मूल बोले, ठीक है, मूल बोले या फिर आपके उसमें क्या, आपका अगर मूल बोले चाहे शून्यक बोले, चाहे आपका मूल बोले या फिर शून्यक बोले, मूल मूल और शून्यक आपके आपस में बराबर होते हैं। ठीक, तो इसको मूल, ये मूल लिखा, ठीक है, मूल। तो मूलों का योगफल वही होता है -b/a, अभी हम बता के आए हैं, बिल्कुल सेम टू सेम वही होता है। इसका मूलों का गुणनफल आपका वही होता है c/a। तो ये याद कर लो, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते जाओ और इन टॉपिक से जितने क्वेश्चन बन सके उन क्वेश्चन को लगा डालो बिल्कुल गणित में, क्योंकि सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये वाले। इसके बाद आ जाते हैं अपने चैप्टर नंबर 5 पर, समांतर श्रेणी। इससे कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला तो आपको पता होना चाहिए कि ए क्या होता है समांतर श्रेणी में। तो ए होता है प्रथम पद, डी होता है इसमें सार्वंतर और एल होता है अंतिम पद। अब आपको कैसे पता होगा, आपको एक श्रेणी मतलब एक सीरीज दी होगी, वो क्या सीरीज, जैसे हमने एक सीरीज क्या ले ली 4 5 6, मान लो ऐसे एक सीरीज है, ठीक है, थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 6 कर लिया इधर, 4 6 8 कर लिया इधर, 10 कर लिया इधर, 12 कर लिया इधर, 14 कर लिया, ठीक है। तो इतनी हमने सीरीज ले ली। अब यहाँ पर प्रथम पद ए, तो सबसे जो पहला पद होगा ये आपका क्या कहलाएगा, ये प्रथम पद कहलाएगा। क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में MCQ में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सीरीज आपको दे देगा और उसमें बोल देगा कि इसमें प्रथम पद क्या होगा, तो आप लोग 4 पर टिक कर रहे होगे। अगर पूछ दे बाई चांस इसका सार्वंतर निकालो, तो सार्वंतर क्या होता है, तो किसी भी 2 लगातार पदों को घटा दो, किसी भी 2 लगातार पदों को घटा दो। मान लो दूसरा पद माइनस पहला पद कर देते हैं, तो 6 माइनस 4 कर देते हैं, तो इसका 2 निकल के आएगा, यही आपका क्या निकलेगा, सार्वंतर निकलेगा भाई साहब, ठीक है। तो ऐसे आप लोग सार्वंतर भी निकाल सकते हो। अब अंतिम पद क्या होता है, अंतिम पद सभी को पता होगा, लास्ट वाला पद क्या होता है, अंतिम पद। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एल, एल मतलब अंतिम पद, ठीक। अब आ जाते हैं सेकंड नंबर पर, समांतर श्रेणी का एनोमा पद क्या होता है। अब एनोमा पद, ठीक है, अब इसमें एक सीरीज, बड़ी सी सीरीज दे देगा। अब यहाँ पर डॉट डॉट करके पूछ देगा इसका कि 20वां पद क्या होगा, इसका पूछ देगा कि इसका भाई साहब 20वां पद बताओ, तो आप कैसे निकालोगे, तो इसका फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आप फार्मूला लगाओगे तो वो पद आपको निकल के आ जाएगा। अब पूछा जाता है अंत से एनोमा पद, यह भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एल रखना है, अंतिम पद रखना, बाकी चीज वही है, इधर माइनस कर देना, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये सारे फार्मूले वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद टॉपिक अगला है प्रथम n पदों का योगफल। अब आपको एक सीरीज दे देगा, उसमें n पदों का योगफल, उसमें संख्या दे देगा, तो उसमें पूछ देगा कि योगफल कितना होगा। तो योगफल का फार्मूला एक तो ये होता है, जहां आपको अगर अंतिम पद दिया हो, जहां आपको अंतिम पद दिया हो तो ये फार्मूला लगाएंगे, जहां अंतिम पद नहीं दिया है
बाकी चीज़ें संख्या दी गई है, ए दिया गया है, एन दिया गया है और डी सार्वंतर दिया गया है, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो इसके दो फार्मूले होते हैं, अगर अंतिम पद हो तो ये वाला फार्मूला लगा दो, अंतिम पद नहीं है तो ये वाला फार्मूला लगा दो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम चैप्टर 6 पर। इसका त्रिभुज है। ठीक, इसमें क्या पूछा जाए, सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या होती है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक क्या होता है, इसमें एक त्रिभुज दिया होता है, समकोण त्रिभुज। एक कोण कितना होता है, 90 अंश होता है। बाकी ये आपका कहलाता है कर्ण कहलाता। ठीक है, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और बाकी इसको आप मान लो आधार मान लो, जो नीचे होता है वो आधार मान लो उसको, और इसको लंब मान लो, कोई डिसाइड नहीं है। तो कर्ण, लेकिन कर्ण कर्ण डिसाइड होता है, कर्ण बिल्कुल निश्चित होता है, 90 अंश के सामने वाली भुजा ही कर्ण होती है। क्या होता है ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। अब आ जाते हैं थेल्स प्रमेय, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो, इसको लगा डालो। थेल्स प्रमेय क्या होती है, अगर सब कुछ या सारा कुछ यहीं बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसका थर्ड नंबर, त्रिभुज से संबंधित क्षेत्रफल। अब त्रिभुज से संबंधित जितने भी क्षेत्रफल हैं वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, त्रिभुज से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग लगा डालना। अध्याय 7 में, अध्याय 7 में क्या पूछा जाएगा, निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर है। फर्स्ट नंबर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब आपको दो बिंदु दिए रहेंगे, एक लाइन है जैसे रेखा है, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर। अब इन दोनों के बीच की दूरी क्या है भाई साहब, आपको निकालनी है, आपको निकालनी है। तो एक बिंदु यहाँ पर ये दिया रहेगा और एक बिंदु यहाँ पर ये दिया रहेगा। तो जैसे आप 4,5 दिया है, यहाँ 3,2 दिया है, ऐसे आपका दिया रहता है। तो इनके बीच की दूरी निकालना होता है, तो ये फार्मूला होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट और इसको याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसके बाद विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लो फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लो। इसके बाद आता है थर्ड नंबर में त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कर लो भैया, वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। जितने टॉपिक बताए हैं ना, इसके हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अध्याय नंबर 8, चैप्टर नंबर 8, त्रिकोणमिति का परिचय। फटाफट देख लेते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। फर्स्ट नंबर, 0 और 90 अंश, जितने भी 0 और 90 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात हैं उनको याद कर लो। इसके बाद त्रिकोणमिति सर्वसमीका, ज़्यादा नहीं बिल्कुल लिमिटेड है, उनको पढ़ लो। इसके बाद सिद्ध कीजिए, ज़्यादा नहीं कम 15 क्वेश्चन पढ़ लो, बस इससे आपका क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट वाले 15 क्वेश्चन पढ़ लो, उसी में से आपका इसमें LHS बराबर RHS सिद्ध करना होता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं अपने 9 पर, ऊंचाई और दूरी। इसमें सबसे पहला नंबर तो उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है, याद कर लो और इसको पढ़ डालो, बिल्कुल क्वेश्चन 100% बनेगा बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद ऊंचाई से संबंधित प्रश्न। अब ऊंचाई से संबंधित प्रश्न आपको याद क्या करने, आपको लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के आप बिल्कुल केवल 1 महीना बचा है। 1 महीने में जितना कुछ कर पाओ उतना कर लो, बाकी इसके बाद कुछ नहीं कर पाओगे, केवल पछताओगे बस। इसके बाद अध्याय 10, वृत्त। वृत्त से आपको केवल एक डेरिवेशन करना है, कौन सा, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ये वाला डेरिवेशन कर लो, बस इतना काफी है, इतना पढ़ लो। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, कमेंट करके बताएंगे, πr² होता है वृत्त का क्षेत्रफल। और इसकी परिधि क्या होती है, इसकी 2πr परिधि होती है। देख लो यहाँ पर 11 नंबर में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें देखो यही दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। और वृत्त की परिधि क्या होती है, अभी अभी बिल्कुल हमने जस्ट अभी बताया, कमेंट करके बता दो क्या होता है, फटाफट कमेंट कर दो इसमें।
इसमें त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा जाता है। इसका फार्मूला होता है a बराबर θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और लिख लो 2025 बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे इसी से सारे क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, बढ़ते अपने अगले टॉपिक की ओर। चैप्टर नंबर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्या दिया है, सबसे पहले आपको घन पढ़ना है, ज्यादा हार्ड नहीं आता, इतना याद रखना। इसके बाद घनाभ, इसके बाद आपका गोला, इसके बाद आपका अर्धगोला, इसके बाद शंकु, इसके बाद आपका छिन्नक। बस इतने टॉपिक पढ़ लो, इनके क्षेत्रफल और जिनके आयतन हो सके उनका आयतन निकाल लो, बस इतना काफी है, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, इसी से आपका 100% क्वेश्चन इसी से बनेगा। ठीक है, इसके बाद 13 नंबर सांख्यिकी में केवल आपको माध्य, माध्यिका एंड बहुलक, आंकड़ों का माध्य कैसे निकालें, माध्यिका कैसे निकालते हैं एंड बहुलक कैसे निकालते हैं, बस इन्हीं 3 टॉपिक से क्वेश्चन बनता है और सबसे ज्यादा नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए याद कर लो, बिल्कुल आएगा ये वाला क्वेश्चन। इसका 14 नंबर एंड लास्ट संचयी बारंबारता, ग्राफ से संबंधित प्रश्न, बस इसमें कुछ नहीं करना, एक ग्राफ से संबंधित प्रश्न तैयार कर लो जो कि 100% बोर्ड एग्जाम में तय होता है कि यही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो इसको पढ़ लो अच्छे तरीके से, बस इतना आपको 14 चैप्टर हैं, इतना अगर तैयार कर लिया तो आपके 90% बिल्कुल क्लियर हैं बोर्ड एग्जाम में, मैथ में आने के लिए 90% क्लियर है बिल्कुल। और सारे इंपॉर्टेंट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो जरूर देख लेना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं इसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।